नमस्कार साथियों, टेट टॉपर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं UP TET CTET एंड सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए। तो पहला सवाल आपके सामने सवाल ये है, अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार है वो बताना है आपको। ऑप्शन पहला आपके सामने है, अधिगम के में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में दोष या अधिगम में अवरोध। तो देखिए, अधिगम का जो पठार होता है, पठार का मतलब होता है एक थकान। किसी चीज़ को सीखते 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 एक टाइम ऐसा आता है जो सेचुरेशन पॉइंट होता है और आदमी वहाँ से बोर होने लगता है, थकने लगता है। तो अधिगम का पठार जो होता है ये होता है अधिगम में अवरुद्ध वर्धक। जब आप किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं तो उसमें जो अवरोध होता है उसकी वृद्धि कर देता है पठार। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्ली से, स्किनर का संबंध जो चूहे से है, थॉर्नडाइक का जो बिल्ली से है, वही संबंध कोहलर का किससे है? तो कोहलर का किससे है? बनमानुस नामक चिंपैंजी से। मतलब ये है कि स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था और कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? तो चिंपैंजी नामक बनमानुस पे किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रशंसा, दंड, पुरस्कार या सही व्याकरण का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रशंसा, दंड, पुरस्कार या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। देखिए, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कौन सा है? वो है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। अगला क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन ये है कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक किताब है जिसका नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर। कौन है? स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? क्या? समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? हल ने, कोहलर ने, कैंडलर ने या ब्रिक ने? किसने प्रस्तावित किया था ये आपको बताना है। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया था हल ने। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को हल ने प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? अवबोध स्तर, स्मृति स्तर, परावर्ती स्तर या दूरवर्ती स्तर? तो देखिए, अवबोध, स्मृति और परावर्ती स्तर ये तीनों जो हैं शिक्षण अधिगम के स्तर हैं, लेकिन ये जो दूरवर्ती स्तर है ये शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है ये बताना है। बोश, DW एलन, डेविड ह्यूम या एचिसन, कौन संबंधित नहीं है सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा DW एलन। DW एलन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, वो बताना है। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है अन्वेषण विधि, तीसरा है योजना विधि या चौथा है मानसिक उद्वेलन विधि। तो देखिए, व्याख्यान, अन्वेषण और योजना विधि तो ये जनतांत्रिक हैं, जनतांत्रिक विधि हैं, लेकिन जो मानसिक उद्वेलना विधि है ये जनतांत्रिक विधि में नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सबको एक साथ शिक्षा देना, चाहे वो सामान्य बालक हों या विशिष्ट बालक हों, एक साथ एक क्लासरूम में सारे लोग बैठ के शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, सही नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने में अभिवृद्धि करती है, ठीक। दूसरा है, यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तित्व विकास की ओर सेवा में बदलाव लाती है। तीसरा है, समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। और चौथा, यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो देखिए ये सारे सही हैं, लेकिन ये कह रहा है कि सही नहीं है, वो बताना है। तो सही नहीं है ये ऑप्शन ए, क्योंकि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, ऐसी बात नहीं है। इसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों, चाहे वो मंद बुद्धि बालक हों, जड़ बुद्धि बालक हों, कुशाग्र बुद्धि बालक हो या फिजिकल डिसेबल्ड बालक हों, सारे लोग एक साथ पढ़ते हैं किसमें, समावेशी शिक्षा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। फ्लैंडर महोदय ने जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली दी थी इससे संबंधित नहीं है, कौन सा ये बताना है। छात्र कथन, अभिभावक कथन, शिक्षक कथन या मौन। तो देखिए, फ्लैंडर महोदय ने जो अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रणाली दी थी उसमें छात्र कथन और अभिभावक कथन और मौन ये तीनों शामिल थे। छात्र कथन, शिक्षक कथन और मौन ये तीनों शामिल थे, लेकिन अभिभावक कथन शामिल नहीं था। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो वो है अभिभावक कथन। संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है। देखिए, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई कौन सी है, रूपग्राम, ध्वनिग्राम, लपद या शब्द। तो संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई जो है वो कौन सी है, वो है रूपग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, हम करके सीखते हैं किसने कहा था। मतलब कि हम करके सीखते हैं, ये एक स्टेटमेंट है आपके सामने और ये किसने कहा था ये बताना है। योकम ने, डासमेस ने, सिम्पसन ने या केले स्निक ने। तो हम करके सीखते हैं ये कथन किसका है, सिम्पसन का है। सिम्पसन का कथन है हम करके सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है। शिक्षण स्तर नहीं है ये बताना है। बोध, स्मृति, चिंतन या वर्णन, इनमें से कौन शिक्षण स्तर नहीं है ये आपको बताना है। तो बोध, स्मृति और चिंतन शिक्षण स्तर हैं, लेकिन ये वर्णन शिक्षण स्तर में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रियाएँ होती है। क्या शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, कौन सी। निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, ये सभी। तो इसमें सही आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंध में निहित होता है। तो एक बालक है जो काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु आदि को देख के डरने लगता है, मतलब जो भी काली चीज़ है उसको देख के वो डरने लगता है। तो इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित होता है। अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपन सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, उद्दीपन सामान्यीकरण, उद्दीपक का सामान्यीकरण है। जो भी काली चीज़ देख रहा है तो बच्चा डरने लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण विधि
शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? शिक्षण विधि का चयन करते समय किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर या विषय की प्रकृति, विशिष्ट प्रकृति। तो शिक्षण अधिगम का चयन करते समय अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी व्यक्तिगत भेद, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर और विषय की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखकर शिक्षण विधि का चयन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? देखिए, अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। 0 से 5 साल, 6 से 11 साल और 12 से 18 साल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो बाल्यावस्था होती है, यानी कि 6 से 11 साल की जो अवस्था होती है, उसकी विशेषता नहीं है, ये बताना है। सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो देखिए, जिज्ञासा में कोई कमी नहीं होती, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों में जिज्ञासाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वो हर पल कोई ना कोई सवाल खड़ा करते रहते हैं आंसर जानने के लिए, और उनके सामने लोगों की बोलती बंद भी हो जाती है। जिज्ञासा में कोई कमी नहीं होती, जिज्ञासाएँ तो इनकी 7वें आसमान पे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, ये बताना है। उद्भावन, आयोजन, अभिप्रेरण, प्रबोधन सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो देखिए, अभिप्रेरण जो है ये सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, बाकी सबका संबंध है सृजनात्मक प्रक्रिया से। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास या मानसिक विकास? तो देखिए, वृद्धि और विकास का जो प्रथम चरण है वो कौन सा है? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास वृद्धि और विकास के प्रथम चरण को कहा जाता है। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? बचाव है, संशोधन है, विस्तार है या प्रसार है? तो सीखना एक तरह क्या है? व्यवहार का प्रसार है। सीखना एक तरह व्यवहार का प्रसार है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, बालक अधिगम के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए। ठीक है, तो प्रसूत अनुबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है स्किनर बॉक्स। बुद्धि मापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? 5, 4, 8 या 7? तो बुद्धि मापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में टोटल जो उप परीक्षण है वो कितने हैं? 5। बुद्धि मापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में टोटल 5 प्रकार के उप परीक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन पद्धति के संपादक कौन है या किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं फ्रॉबेल। फ्रॉबेल महोदय ने दिया था किंडरगार्टन पद्धति। इसको बाल वाणी भी कहा जाता है या बाल उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? थार्न है, विलियम्स हैं, रोजर्स हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता विलियमसन है। कौन है? विलियमसन। अगला प्रश्न है कि छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? छात्र को दंडित करना, उसे नज़रअंदाज करना, उसके माता पिता को सूचित करना, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो सबसे सही क्या है कि जो अवांछित व्यवहार के कारण है उसका पता लगाइए और उससे संबंधित उपचारों के लिए उसको सुझाव दीजिए ताकि वो अपने व्यवहारों में परिवर्तन ला सके। डिसलेक्सिया संबंधित है। देखिए, जो पढ़ने संबंधी समस्या होती है इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। तो डिसलेक्सिया एक तरीके से क्या है? पाठन संबंधी विकार है। पाठन संबंधी विकार को हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि CWSN का अर्थ क्या होता है। CWSN का अर्थ बताना है। तो CWSN, ठीक है, तो देखिए CWSN का मतलब होता है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। CWSN चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, तो इसका अर्थ होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। क्या? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। तो साक्षात्कार, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि या संप्रेषण। तो परामर्श का एक तत्व नहीं है, वो है वृत्तिक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन लिपि एवं टेप रिकॉर्डर निम्नलिखित में से ब्रेन लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जो ब्रेन लिपि और टेप रिकॉर्डर है ये प्रयुक्त किया जाता है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। ब्रेन लिपि जो है ये और जो टेप रिकॉर्डिंग है ये दोनों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है इसका क्या उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, मानसिक रोग का इलाज, आत्मविश्वास को बढ़ाना, ये सभी। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य क्या है, ये सभी। तो ये रहे CDP के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नियर अबाउट 30 क्वेश्चन रहे होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।